जय हिंद। आज हम लोग कक्षा 10वीं का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए इसको पढ़ने से पहले देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब इसमें क्या क्या है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में, देखिए इन चीज़ों में हम दैनिक जीवन में अपने कुछ न कुछ चीज़ें रोज देखते हैं, कुछ न कुछ परिवर्तन आप रोज देखते हैं। इनमें से परिवर्तनों को आप दो तरीके से बांट सकते हैं। परिवर्तन कितने प्रकार का हो जाएगा, तो दो प्रकार का। आपने अपने दैनिक जीवन में देखा है, जिन चीज़ों को आपने दैनिक जीवन में देखा है उन परिवर्तनों पर आप विचार करें तो आप देखेंगे कि दो प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। एक परिवर्तन को हम लोग कहेंगे भौतिक परिवर्तन और एक को कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, चलिए हम समझ लेते हैं। भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। नया पदार्थ कहने का सेंस नहीं बनता, मतलब जो पदार्थ बना है वह पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आपने क्या किया, पानी से बर्फ बना और बर्फ से फिर पानी बन जाएगा, ये घटना कहलाता है भौतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उन्हें भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। भौतिक परिवर्तनों को हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, समझ गए। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, वे परिवर्तन जिन परिवर्तनों को हम पुनः प्राप्त कर सकें, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे माने जल का बर्फ बनना या बर्फ का जल बनना, जल का वाष्प बनना या वाष्प का जल बनना। जैसे आपने जल में नमक घोल दिया या जल में आपने चीनी घोल दिया तो इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। जल को पानी को फिर से उबाल दीजिए, पानी उड़ जाएगा, फिर चीनी बच जाएगा, नहीं तो पानी उबाल दीजिए नमक बच जाएगा। तो ऐसे परिवर्तन जिन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं उन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और ऐसे परिवर्तन, अब आपको समझ में आया होगा कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो आपके दैनिक जीवन में दो प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। परिवर्तन कितने प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, परिवर्तन दो। एक को हम लोग कहेंगे भौतिक और एक को हम लोग कहेंगे रासायनिक। भौतिक और एक का नाम है रासायनिक। ये एक परिवर्तन को हम लोग क्या कह देंगे, भौतिक, और एक को हम लोग कह देंगे रासायनिक। भौतिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहा जाता है जिन परिवर्तन को हम पुनः प्राप्त कर सकें, या जिन परिवर्तन को का प्रभाव पड़े लेकिन अगर हम उसको पुनः कोई व्यवस्था करके उसे पुनः हम लोग उसी चीज में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये बार बार पुनः का मतलब क्या है, जैसे भौतिक परिवर्तन में जल से क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, और बर्फ से फिर बच्चों जल बन सकता है। यानी यह परिवर्तन क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। और जैसे और कौन से भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे, जैसे बल्ब का जलना, बल्ब जला, जल के लाइट कट गई, बुझ गया, फिर लाइट आएगी, फिर जलेगा, तो ये परिवर्तन कहलाएंगे कौन से परिवर्तन, भौतिक। जैसे जल का वाष्प बनना, जल बना वाष्प और वाष्प से फिर पानी बन जाएगा, बारिश होगी तो ये परिवर्तन कहलाएंगे भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ बन जाए। नया पदार्थ तो भौतिक में भी बनेगा लेकिन उसको पुनः प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन इसमें कोई पुनः नया पदार्थ बन जाएगा और उसको हम प्राप्त भी पुनः नहीं कर सकते, यानी रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे में अगर आप देखना चाहें तो जैसे में हो जाएगा क्या, फल का पकना। फल का पकना, अब बताइए फल का पकना यानी कोई फल पक गया तो फिर से कच्चा होगा नहीं, तो ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। दूध का फटना या दूध का दही बन जाना, तो दूध से अगर दही बन गया है तो जो दही बना हुआ है वो दूध बनेगा नहीं, तो दूध से दही, फल का पकना, भोजन का पचना, यानी दूध से दही बन जाना, भोजन का पच जाना, भोजन का पच जाना। अब ध्यान से समझिए इसको, भोजन का पच जाना मतलब क्या है। जैसे आपने खाना खाया, रोटी चावल दाल, अब आप चाहें जो आप पच गया है
अब पचने के बाद फिर से आप चाहें कि वह रोटी चावल दाल बन जाए तो बनना संभव नहीं है, इसीलिए ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। तो जिन परिवर्तनों को हम पुनः न प्राप्त कर सकें उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो परिवर्तन के आधार पे रासायनिक अभिक्रियाएं हम देख लिए दो प्रकार की, एक का नाम भौतिक परिवर्तन और एक का नाम रासायनिक परिवर्तन। अब अच्छे से आपको समझ में आया होगा भौतिक का मतलब क्या है, रासायनिक। जैसे कागज को आपने फाड़ दिया तो कागज फाड़ के फिर से चिपका सकते हैं, इसका मतलब भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर कागज को आपने जला दिया तो जलाने के बाद फिर से कागज आप नहीं बना सकते, जला हुआ कागज हो जाएगा राख और राख का फिर से कागज नहीं बनेगा। इसका मतलब हो जाएगा कौन सा परिवर्तन, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, मोम पिघलेगा और पिघलने के बाद फिर से वो हो जाएगा, तो यानी मोम का पिघलना भी, मोम का पिघलना, बल्ब का जलना, ये सब पिघलना, मोम का पिघलना, बर्फ का जलना ना, बर्फ का जमना, जल का जमना, बर्फ का जल का वाष्प बनना, ये सब परिवर्तन कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण आपको दे दिए, रासायनिक परिवर्तन का आपको उदाहरण दे दिए। अब हम लोग समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम बगल हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बच्चों। अब हम लोग देखना चालू करते हैं रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ध्यान से समझिए। रासायनिक अभिक्रिया ये देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण कर दे तो ऐसे परिवर्तनों को हम, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से समझिए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक या पदार्थ, आप कह लीजिए पदार्थ आपको पढ़ा दिए हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक, दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण कर दे, निर्माण कर दे। देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ या एक नए उत्पाद का निर्माण कर दे, उत्पाद यहाँ पदार्थ भी लिख सकते हैं बच्चों, पदार्थ का निर्माण कर दे, तो ऐसे परिवर्तन, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निर्माण कर दे, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का सेंस यहाँ है, कोई एक पदार्थ होगा, ये पदार्थ है और एक पदार्थ और मिला बच्चों, यानी दो पदार्थ मिले और ये मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण कर दिए, ये बनने वाला उत्पाद हो जाएगा। तो जो बना इसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद। ये भी पदार्थ ही होगा, अगर ध्यान से देखिए तो पदार्थ है, ये भी पदार्थ ही होगा। तो माने जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए उत्पाद या नए पदार्थ या दो नए उत्पाद का निर्माण कर दें, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होगा, अभी हम लोग पहले समझ लेंगे इसको, तब हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होगा। अब ये समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है बच्चों,
जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण कर दें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अवक्रिया कहते हैं। रासायनिक अवक्रिया, जब दो या दो से अधिक नए पदार्थ मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण कर दे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अवक्रिया। अब देखिए रासायनिक अवक्रिया की पहचान आप कैसे करेंगे। तो रासायनिक अवक्रिया को पहचानने का 4 तरीका है। इसकी पहचान करने का बच्चों 4 तरीका है। रासायनिक अवक्रिया की पहचान, तो पहचान हम 4 तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन सा तरीका है देख लीजिए। माने इसमें 4 तरीके कौन कौन है। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, दूसरा अवक्षेप का मतलब बच्चों जब हम मैग्नीशियम नामक धातु को जलाते हैं, यानी Mg ऊपर दिख रहा है, देख लीजिए एक बार। हाँ, जब हम मैग्नीशियम धातु को जलाएंगे बच्चों, यहाँ मैग्नीशियम धातु को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये बनाता है MgO। ये 2MgO। क्यों 2MgO? क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया, मैग्नीशियम यहाँ A2 हो गया, तो यहाँ भी हम लोग 2 कर दे रहे हैं। ये हम जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो हीट एंड ट्रायल मेथड में देखेंगे। तो जब मैग्नीशियम धातु को हम बच्चों ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अवक्षेप होता है जो व्हाइट पाउडर की तरह होता है। ये मैग्नीशियम धातु आती है, जब उसको आप जलाएंगे तो जलने के पश्चात बच्चों जिस तरह से आप अगरबत्ती को जलाते हैं तो नीचे राख गिर जाती है, इसी प्रकार मैग्नीशियम धातु को जलाने पर एक राख गिरेगा नीचे जो व्हाइट कलर का होगा, जिसे हम सफेद अवक्षेप कहेंगे। तो ये अवक्षेप बनेगा। तो माने रासायनिक अवक्रिया को पहचानने का पहला तरीका है क्या बनेगा, अवक्षेप का बनना। दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों, ताप में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि। अब तापमान में वृद्धि का सेंस क्या है, चलिए पहले इसको मिटाते हैं तब बताते हैं रासायनिक अवक्रिया को पहचानने का तरीका क्या क्या है। ऊपर वाला मिटा दे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। क्या क्या आप देखे हैं, पहचानने का क्या क्या तरीका है। पहचान इसके 4 हो सकते हैं। पहला अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। अगर नहीं दिख रहा है ऊपर तक रुकिए, हम ठीक कर दे रहे हैं कैमरा को। अवक्षेप का बनना, थोड़ा सा डाउन कर दे रहे हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है बच्चों, नीचे से थोड़ा सा कर ले रहे हैं। पहचान क्या है, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना अभी आपको बता दिए। जब मैग्नीशियम नामक धातु को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनाता है, 2MgO। ये तो 2MgO क्यों बना, ये सफेद पाउडर बनाता है जलने के बाद, तो यही है अवक्षेप का बनना। दूसरा तापमान में वृद्धि, तापमान में परिवर्तन। अब तापमान में परिवर्तन का सेंस क्या है, जब भी कोई रासायनिक अवक्रिया होगी या तो उसका तापमान बढ़ जाएगा या तो तापमान घट जाएगा। जैसे कभी पहले बच्चों आप लोग ध्यान दिए होंगे, हो सकता है आप घर में पूछिएगा, पहले चूना की पुताई की जाती थी घरों में। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते थे, जब चूने को हम लोग नाद में, यानी इस तरीके से डिजाइन होता था, ये मान लीजिए ये होता था नाद, माने जिसमें हम पशुओं को खिलाते हैं,
उसमें हम लोग क्या करते थे, उस चूने को डाल देते थे। जब चूने को डालते थे बच्चों तो इसमें पानी रहता था। जब इस पानी में हम लोग चूने को डालते थे तो ऐसी स्थिति में इस पानी का जो ताप था वो तापमान बढ़ जाता था। तो यही परिवर्तन कहलाता है रासायनिक। और यहाँ बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती थी। ये क्रिया आप लोग घर से पूछेंगे तो बताएंगे। तो यानी इसके तापमान में क्या हो जाता है, परिवर्तन। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी या तो परख नली गर्म हो जाएगी। परख नली मतलब क्या होता है बच्चों, टेस्ट ट्यूब कहते हैं, जिसमें हम लोग करते हैं क्या, परीक्षण। ये इस तरीके का एक उपकरण होता है, इस तरीके का, इसमें एक होल्डर लगा होता है इस तरीके से, और इस होल्डर का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। टेस्ट ट्यूब और इसे कहते हैं होल्डर। तो ये अगर दोनों साथ में लगा है तो इसे हम कहेंगे टेस्ट ट्यूब होल्डर। कभी कभी इस टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए कोई आपने अम्ल लिया है, जैसे H2SO4 लिया है, इसमें कुछ जैसे आपने जिंक ही डाला, HCl में जिंक को आपने डाल दिया। ये HCl है, HCl मान लीजिए इसमें भरा हुआ है, और जैसे ही आप इसमें क्या डालेंगे, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, यानी जिंक के छोटे छोटे टुकड़े को अब जब आप परख नली में डालेंगे तो यहाँ से गैस निकलना चालू होगी, यानी इसमें से गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन, H2 गैस। तो माने जब HCl के विलयन में हम लोग क्या डालेंगे, जिंक डालेंगे, तो ऐसी स्थिति में इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। माने ये है गैस का बाहर निकलना। तो तीसरा हो गया गैस का निकलना। कौन सा, गैस का निकलना, गैस का निकलना, निकलना, ये गैस का निकलना। जब हम लोग HCl में जिंक को डालेंगे तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या हो जाता है, जैसे जिंक को आपने डाल दिया, जिंक को डाला किसमें, HCl में, तो बन जाएगा ZnCl, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, H2 बाहर निकलेगा। लेकिन अब यहाँ देखिए जिंक कितना है, एक, तो यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ 2 कर दीजिए। यहाँ देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, 2 क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ भी 2, तो 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, जिंक 2, जिंक 2, ये संतुलित भी हो गया। तो जब हम लोग क्या करेंगे, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े को HCl में डालेंगे तो ऐसी स्थिति में यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। यानी गैस का निकलना भी किसको दिखाता है, रासायनिक। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कितने कंडीशन हो सकते हैं, या तो अवक्षेप बनेगा, सॉरी बच्चों, या तो तापमान में परिवर्तन होगा। तापमान में परिवर्तन का मतलब या तो परख नली गर्म हो जाएगी या तो परख नली ठंडी हो जाएगी। अगला हो जाएगा या तो गैस का निकलेगा, गैस का निकलना, यानी गैस निकलना चालू हो जाएगा। और उसमें से कौन सी गैस निकल सकती है पता नहीं। जैसे आपने देख लिया यहाँ हाइड्रोजन गैस है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे ये है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को जब तापमान दिया जाता है तो ये CaO बिना बुझे हुए चूने प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। देख लीजिए ऑक्सीजन यहाँ 3 है, 2 ऑक्सीजन, एक यहाँ, एक यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, 2 1 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, कार्बन 1, कार्बन 1, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1। रासायनिक समीकरण संतुलित है। अभी हम लोग संतुलित करना सीखेंगे, लेकिन यहाँ देख लीजिए संतुलित भी है। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चों गर्म करते हैं तो बिना बुझा हुआ चूना बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। तो ये है गैस का निकलना। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो या तो अवक्षेप बनेगा, या तो तापमान बढ़ेगा घटेगा, या तो गैस निकलेगा, गैस का निकलना। अगला एक कंडीशन है रंग में परिवर्तन, ये चौथा कंडीशन है, यानी रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। अब यानी जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रंग भी बदल जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लिटमस पेपर के ऊपर जब अम्ल डालते हैं तो अम्ल डालने पर लिटमस लाल नीला माने नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है जब अम्ल डालते हैं। अम्ल माने कहने का सेंस समझिए, अम्ल माने लाल कर देगा। जिसके ऊपर आप अम्ल डालेंगे वो जल जाएगा, तेजाब। यानी जब तेजाब डालते हैं तो आदमी जल जाता है, यानी लाल हो जाता है। तो यानी जब नीले लिटमस पेपर के ऊपर हम लोग क्या डालते हैं, अम्ल, तो लाल हो जाता है। याद करने का सिंपल तरीका, किसी के ऊपर तेजाब डाल दीजिए, क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। यानी नीले लिटमस पेपर के ऊपर जब हम अम्ल डाल देते हैं तो ऐसी स्थिति में नीला लिटमस पेपर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है।
तो रंग में परिवर्तन ये पहचान है। जब भी रासायनिक अपक्रिया घटित होगी तो 4 तरीके के आपको पहचान देखने को मिलेंगे। या तो अवक्षेप बनेगा, या तो तापमान में परिवर्तन, और तापमान में 2 तरीके का परिवर्तन। एक या तो कम होगा, तापमान में कमी आएगी, या फिर क्या होगी, वृद्धि। अब ये दोनों घटनाएं हो सकती हैं, बढ़ भी सकता है तापमान और घट भी सकता है। गैस निकल सकता है, कोई भी गैस निकल सकता है, जरूरी नहीं एक ही गैस। जैसे यहाँ हाइड्रोजन निकला था और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। रंग में परिवर्तन यानी रासायनिक अपक्रिया अगर होगी तो उसके रंग में, माने जो भी बनेगा उत्पाद, उसके रंग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अपक्रिया में ये इसे हम क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं। देखिए बच्चों, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। देखिए अब हम लिखते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये आपको दिखा दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। आप लोग उतार लिए होंगे बच्चों, और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि एक चीज और हो सकता है। यानी आपने 4 परिवर्तनों को देख लिया, हो सकता है अवस्था भी परिवर्तित हो जाए। तो एक तरीका और है 5, यानी जब भी कोई अपक्रिया होगी, रासायनिक अपक्रिया, तो अब अगर आपसे कोई पहचान पूछेगा रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, देखिए अब आपने क्या पढ़ा उसको ध्यान से सुन लीजिए। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे क्या, बताओ आप रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक मिल करके 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का या उत्पाद का निर्माण करें। बार बार पदार्थ उत्पाद बोल रहे हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलिए। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर दें तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अपक्रिया को पहचानने का 5 तरीका है। 4 तरीका इंपॉर्टेंट है, 5वां इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए लिखे नहीं। 4 आपको क्या, पहला अवक्षेप का बनना, या तो अवक्षेप बनेगा। दूसरा तापमान में परिवर्तन होगा, या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी। तीसरा गैस का निकलना, गैस निकलेगा। चौथा रंग में परिवर्तन, और एक है अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अपक्रिया होगी तो अवस्था चेंज हो जाएगी, ठोस से द्रव और द्रव से गैस। जैसे मोम है, मोम को जब आप क्या करेंगे, मोम जब बच्चों पिघलेगा तो मोम पिघलने के बाद 2 तरीके से बन सकता है। यहाँ दिया भी है कि जब मोम पिघलता है तो ऐसी स्थिति में मोम को गर्म करते हैं तो जल और क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी मोम को जब हम गर्म करते हैं बच्चों तो ऐसी स्थिति में ये क्या बना देती है, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये देखिए गैस है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड था। मोम जो है वो सॉलिड है। अब आपको कुछ चीजें और जाननी है। जब भी बच्चों किसी ठोस को दिखाना होगा, ठोस तो उसको हम लोग S से दिखाएंगे। S का मतलब होता है सॉलिड। S का मतलब क्या, सॉलिड। जब भी कभी हमको द्रव को दिखाना हुआ, द्रव, तो उसको हम दिखाएंगे L से। L का मतलब होता है लिक्विड। और जब भी हमको किसी गैस को दिखाना हुआ तो ऐसी स्थिति बच्चों हम G से प्रदर्शित करेंगे। G का अर्थ होता है गैस। ये और देखिए, जब भी हमको टेम्परेचर दिखाना होगा, टेम्परेचर यानी तापमान, तो ऐसी स्थिति में हम बच्चों डेल का प्रयोग करेंगे। और जब भी हमको सनलाइट का प्रयोग दिखाना हुआ यानी सूर्य का प्रकाश, तो ऐसी स्थिति में हम उसके ऊपर ही लिख देंगे सनलाइट। यानी जो अपक्रिया है ये तीर के ऊपर लिख देंगे सनलाइट। और ये तीर के ऊपर डेल्टा का मतलब है क्या करना, गर्म करना। तो यानी तापमान यानी टेम्परेचर यानी गर्म करने को हम लोग डेल से दिखाएंगे। तो ये कुछ चिन्ह है जिस चिन्ह को आपको याद करके रखना है कि माने गैस दिखाना हुआ तो G से, ठोस को दिखाना हुआ तो S से, लिक्विड को दिखाना हुआ तो L से, यानी द्रव को दिखाना हुआ तो L से। जैसे H2O है, वाटर यानी पानी का सूत्र है। पानी जो हम पीते हैं उसका सूत्र होता है H2O,
ये लिक्विड है यानी द्रव होता है। और अब ठोस द्रव गैस किसे कहते हैं, अगर ये जानना चाहते हैं तो पहला वीडियो देखिए केमिस्ट्री का, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ हमने सब कुछ बताया है, पदार्थ क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये दूसरा वीडियो है केमिस्ट्री का, आप पहले वीडियो को देखिए। ये हो गया। मोम को जब आप गर्म किया आपने तो अवस्था में देखिए परिवर्तन हो गया। मोम ठोस था, जब आपने मोम को गर्म किया, अरे भैया आप देखे होंगे जब आप मोमबत्ती जलाते हैं तब भी वहाँ आप ऐसे नीचे की तरफ गिरा देते हैं, माने गर्म हो जाता है तो नीचे उसको गिरा के यानी चुआ के फिर उसी के ऊपर मोमबत्ती लगा देते हैं। तो यानी मोम जब गर्म करते हैं, गर्म करने पर वो जल यानी पानी गिरता है। देखिए जब भी मोमबत्ती आप छत पे दीपावली के समय लगाए होंगे तो मोमबत्ती को जलाने के बाद आप ऐसे चुआते थे तो नीचे गिराते थे तो बूंद बूंद करके गिरता था, तो वही जल था। और क्या बना, जल की तरह था यानी जल लिक्विड था। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी धुआं जो बाहर निकलता था वो कौन सी धुआं थी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अवस्था में परिवर्तन भी देखने को मिल जाता है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया घटित होगी तो 5 तरीके आपको देखने को मिल सकते हैं। या तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, या तो अवक्षेप बन जाएगा, या तो तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, या तो 3 हो गया, चौथा या तो क्या रंग में परिवर्तन हो जाएगा, 5वां गैस निकलेगा। ये 5 तरीके हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आप आसानी से पहचान सकते हैं। गैस निकल रहा है कुछ क्रिया करने पर, आप सीधा कह देंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रही। जैसे ये है गैस का निकलना, जैसे आप कभी CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट को जल में डाल देंगे H2O में, तो बनेगा क्या, CaO प्लस H प्लस क्या बन जाएगा बच्चों, CO2। और यहाँ से देखिए हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल जाएगी। एक बार देख ले रहे हैं इस समीकरण को संतुलित करने में क्या हो रहा है। CaOH का ट्वाइस है, OH का ट्वाइस ये, और यहाँ से ऊष्मा बाहर निकल रही है, ऊष्मा प्लस दिखाने का मतलब ऊष्मा बाहर निकल रही है, और माइनस दिखाने का मतलब ऊष्मा दिया जा रहा है। ये हम लोग ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी में आगे समझेंगे, पहले यहाँ आप समझ लीजिए।